नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे हमने आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज लिखा है और यहाँ लिखा है फिजिक्स पार्ट 8। मतलब आज हम फिजिक्स के 8वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर के सीरीज की चर्चा करेंगे, जिसमें इलास्टिसिटी, प्रेशर, डेंसिटी और बायोंसी के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को हम लेंगे। इसके बाद कार्य ऊर्जा जो हम पढ़ा चुके हैं फिजिक्स में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। तो कहता क्या है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। आकार मतलब चेंज इन शेप ऑफ बॉडी। चेंज इन शेप ऑफ बॉडी मतलब सर आप जब छोटे थे तो ऐसे थे, थोड़े और बड़े हुए और आपका आकार बदलते चला गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने अपने शरीर में जो आपके आकार में जो बदलाव हो रहा है, उसके द्वारा जो एनर्जी आपको प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं। आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिसिटी पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या फिर पेशीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा को क्या बोलते हैं पता नहीं, खोज लेना। या फिर पेशीय ऊर्जा होता क्या है सर, इलास्टिसिटी को हमने पढ़ाया था क्या कि अगर कोई वस्तु के आकार या आकृति में चेंज हो, आकार या आकृति में चेंज हो और पुनः वह उसी अवस्था में आ जाए तो इलास्टिसिटी कहलाता है। लेकिन अगर उसके साथ एक स्थितिज ऊर्जा जोड़ दी जाए तो केवल और केवल आकार या आकृति में चेंज, तो आकार या आकृति में चेंज और उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा आपको स्थितिज ऊर्जा, जो आपकी अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जमा ऊर्जा। तो इलास्टिसिटी का मतलब आकार में चेंज, जमा ऊर्जा मतलब पेशीय ऊर्जा। आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ यानी इलास्टिसिटी पोटेंशियल एनर्जी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि जब आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं, एक स्प्रिंग जो इस टाइप का स्प्रिंग टाइप का होता है, कहता क्या है कि अगर हमने एक स्प्रिंग को प्रेस किया, यानी कि अगर हमने इधर से इसको दबाना शुरू किया, एक स्प्रिंग है और कहा क्या कि अगर आपने इसको हाथ से दबा दिया तो कंप्रेस करने के बाद उसमें जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा थी वह क्या होगी सर, घटेगी कि बढ़ेगी, या फिर नॉट चेंज या जीरो हो जाएगी। आप इस पर टाइम लीजिए, सोचिए कि अगर हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं, अगर हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उस पर लगने वाला जो इलास्टिसिटी पोटेंशियल एनर्जी है उसका वैल्यू क्या होगा। आसान है दोस्तों, बस समझने की बात है। बनेगा, कोशिश करें। तो देखो, अगर कोई भी ऐसा वस्तु जिसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, इलास्टिसिटी हम पढ़ा चुके हैं सर, वैसा गुण जो आकृति को विकृत यानी कि आपको उसमें चेंजेज ला दे, स्ट्रेन कर दे, ऐसा कर दे और पुनः उसको फिर ऐसा ले आए, यानी गोल से मोड़ मार के ऐसा कर दो फिर गोल कर दो, ये इलास्टिसिटी का गुण कहलाता है सर। रबर या स्प्रिंग दो ऐसे अभी हम एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। रबर को हल्का खींच दो और नॉर्मल होके छोड़ दो, वह पुनः अपने पोजीशन में आ जाएगा। स्प्रिंग को भी दबा के छोड़ दो, अपने पोजीशन में आ जाएगा। सर जो भी इलास्टिसिटी, जिसमें भी इलास्टिसिटी पाया जाता है उसमें एक एनर्जी उसमें निहित रहता है, जिसमें इलास्टिसिटी रहता है उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी निहित रहता है, जिसको हम इलास्टिसिटी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और जब भी हम इसको या तो दबाएं या तो खींचें, या तो खींचे, दोनों कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी और बढ़ेगी। अगर हमने दबाने की जगह खींचना लिख दिया रहता तो भी आपका आंसर नहीं चेंज होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है उसको खींच दो, दबा दो, नमरा दो, उसमें संचित ऊर्जा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और वह ऊर्जा हमेशा बढ़ता है, क्योंकि फोर्स लगने पे हम बोले हैं कि इस ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। फोर्स लगने का मतलब अगर हम इसको दबाएं तो भी फोर्स, खींचें तो भी फोर्स, दबाएं तो भी फोर्स, खींचें तो भी फोर्स। तो कोई दिक्कत है दोस्तों इसको समझने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पूछता है विकृति
इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन का सीजीएस यूनिट क्या होता है। अरे सीजीएस भी पूछे या एसआई भी पूछे, आपको पूछा जा रहा है विकृति का सीजीएस यूनिट क्या होता है। दोस्तों हम बता चुके हैं, आप सोचो क्या होगा, टाइम लो अपना। विकृति यानी स्ट्रेन सर पढ़ाए क्या थे कि सर हम पढ़ाए थे प्लास्टिसिटी यानी सुघाट्यता, PLASTICITY प्लास्टिसिटी, इसका हिंदी होता है सर सुघाट्यता। हमने क्या बोला था इलास्टिसिटी में सर कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगाया, उस फोर्स का नाम था विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स। इस फोर्स लगने के कारण यह वस्तु अपना आकार चेंज कर लिया, यह वस्तु अपना आकार यानी शेप में चेंज ले आया और वापस इस पे एक स्ट्रेस बल लगा। कौन सा बल? स्ट्रेस बल, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्ट्रेस फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। और जब इस पे एक स्ट्रेस फोर्स लगा तो यह पुनः वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ गया। और ये तीनों प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन प्लास्टिसिटी में सुघाट्यता में क्या होता है कि सर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिए, कौन सा? तो डिफॉर्मिंग फोर्स, और वह वापस अपने स्थिति में नहीं आ पाया तो उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जो शेप में चेंज आया, यह चेंज जिस रीजन से हुआ उस रीजन को स्ट्रेन बोलते हैं। रीजन टू चेंज इन शेप कॉल्ड स्ट्रेन। और हमने स्ट्रेन बोला था अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ विकृतियाँ, उसका होता है चेंज इन लेंथ बटा टोटल लेंथ। इसका नो यूनिट होना चाहिए क्योंकि इसके लेंथ से लेंथ कट गए, एरिया से एरिया कट जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या? क्षेत्रफल, आयतन और लंबाई विकृतियाँ हमने पढ़ी है। क्षेत्रफल, आयतन और लंबाई, क्षेत्रफल एरिया बट्टा एरिया, वॉल्यूम बट्टा वॉल्यूम, और तीनों का तो यूनिट कट ही नहीं रहेगा भागा में। तो स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है सर, स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेन का नहीं होता है। चलिए अगर पूछा जा रहा है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है, मतलब कि वैसा ऑब्जेक्ट सर जैसा कि यह अगर इस शेप में है और अगर इसको हमने इलास्टिसिटी से इसका शेप चेंज कर दिया और फिर जब ये अपने वास्तविक रूप में आ गया, मतलब अगर यह वस्तु 100% एक जैसा हो जाए, इलास्टिसिटी के बाद पुनः जब यह वस्तु आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है 95%, 94%, 80%। लेकिन अगर 100% यानी कि पूर्णतः प्रत्यास्थ मतलब वस्तु ऐसा था और फिर ऐसा ही आ जाए, पूरा सेम आ जाए, तो उस वस्तुओं का प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है? तो सर पहले प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला होता है हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स चेंज इन लेंथ और के को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी, कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी। और इसका जो वैल्यू होता है सर, इसका जो वैल्यू होता है ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 से बड़ा, 1 से बराबर या छोटा, बराबर या छोटा। सर जब यह 1 के बराबर हो जाए कोण के, तो यह वस्तु जो डिफॉर्मिंग होता है 100% वापस में डिफॉर्म होके वापस आ जाता है, तो उस केस को बोलते हैं पूर्णतः यानी कि टोटल इलास्टिसिटी। ठीक है, टोटल इलास्टिसिटी। और टोटल इलास्टिसिटी में के का मान ऑलवेज 1 होता है। और के का मान मोर देन 1 तो जिंदगी में मत मारना, ऑप्शन देख के कभी मत मारना, क्योंकि के का मान 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 100% इलास्टिसिटी किसी वस्तु का नहीं होता है नेचर में, अगर अब होगा तो के का मान 1 होगा। ये दोस्तों आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। अरे यार ये क्या फंस रहा है इसमें। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या है कि सर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का एसआई यूनिट क्या होता है। अगले बार कहता है कि द्रवों में दाब का सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, और दाब बढ़ने पे सभी पदार्थों का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, नॉट चेंज। तो अब इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो पूरा नॉर्मल है। कुछ फंस रहा है क्या?
चलिए दोस्तों, आप इसको सॉल्व कीजिए। हम इस क्वेश्चन में कुछ हमको खास दिख नहीं रहा है जिसमें आपको दिक्कत होगा, तो पहले वाले का तो ऑप्शन जान के नहीं दिए क्योंकि ये आपको यूनिट पूछ रहा है। तो फोर्स पर एरिया होता है सर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का ऐसा यूनिट होता है। द्रवों में दाब का सूत्र P बराबर H, डेंसिटी होता है D और ग्रेविटी होता है वायुमंडलीय दाब का ऐसा यूनिट। दाब का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑलवेज होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा यूनिट बार होता है। यहाँ दोनों ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन अगर एग्जाम में इस टाइप के कंफ्यूजिंग सवाल पूछ दे तो पहले तो आप सी मार दो। अगर बोथ दिया है कहीं ऑप्शन में, जैसे हम नोट के जगह हम बी प्लस सी कर दें तो आप डी मार देना, क्योंकि बी भी होगा सी भी होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का होता ही है ऐसा यूनिट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने पे प्रेशर बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज बढ़ेगा। हमने बताया है सर कि प्रेशर क्वाथनाक यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। हमने अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो चलिए हम एक क्वेश्चन उस पर ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। हमने अभी बोला कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, गलनांक मतलब सर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो यदि हम किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं यानी उस पर हीट दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, अगर किसी वस्तु को हम हीट दे रहे हैं और गर्म करने पे वह वस्तु का वॉल्यूम बढ़ जाए, तो कहता क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। गर्म करने पे अगर किसी वस्तु का वॉल्यूम बढ़ जाए तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। सेम कहता है कि यदि गर्म करने पे वॉल्यूम घट जाए तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। और ये हम बता चुके हैं दोस्तों कि अगर गलनांक बढ़ जाएगा, यदि वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप आंसर होगा ए और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर होगा बी, क्योंकि आपको आयतन अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी कि सर वॉल्यूम बढ़ेगा कब, हीट करने पे, तो मेरा आयतन है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। हीट करने पे वॉल्यूम घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा, इसीलिए इसका ए और इसका 10 आंसर होगा। एग्जाम्पल हमने बताया था कि इसका मोम घी ले लो और इसका बर्फ़ होता है, बर्फ़ को गर्म करने पे वॉल्यूम घट जाता है, मोम और घी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में ये भी पूछ सकता है कि मोम को गर्म करने पे उसका वॉल्यूम क्या होगा, मोम को गर्म करने पे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है आपको आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है कि सर मोम को गर्म करने पे उसका गलनांक क्या होगा। तो सर हम पहले देखेंगे कि मोम को गर्म करने पे क्या आयतन बढ़ता है, तो हमने बोला हाँ आयतन बढ़ता है तो गलनांक भी बढ़ेगा और ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी है, चलिए आप ये क्वेश्चन 11 नंबर में लिख ही लो कि मोम गर्म करने पे उसका गलनांक क्या होगा। मोम और घी दोनों, तो आयतन बढ़ जाएगा, अगर बर्फ को गर्म करेंगे तो आयतन घट जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, ब्रेक और जैक किसके सिद्धांत पर काम करते हैं। तो प्रिंसिपल होता है सर, किसने दिया था हाइड्रोलिक लिफ्ट, ब्रेक और जैक का सिद्धांत, यानी कि फॉर विच प्रिंसिपल हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क, फॉर विच प्रिंसिपल उत्प्लावन का नियम, बायोंसी का नियम किसने दिया था। और फिर इसने पूछ रहा है कि किसके सिद्धांत के अनुसार, यानी प्रिंसिपल बताना है जिसने एक रूल दिया, एक सिद्धांत दिया और उसके सिद्धांत का हम लोग यूज कर आज आयतन और आपेक्षिक रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं और रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात करते हैं। तो किसके सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन से तीनों बताए जा चुके हैं। बनाइए मुंह क्या देख रहे हैं, बोर्ड देखिए। तो चलिए दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि इसको हमने बता चुके हैं बार बार।
हाइड्रोलिक लिफ्ट ब्रेक जैक पास्कल के नियम पे काम करते हैं, सभी के लिए ऑप्शन यही रहेगा। उत्प्लावन बल का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। और आयतन और आपेक्षिक घनत्व अगर किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का निकलना हो तो उसके लिए भी हम आर्किमिडीज का सिद्धांत यूज करते हैं। तो 12 का ए, 13 का बी और 14 का बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों इसको समझने में? अगर दोस्तों आपने बहुत अच्छे से मेरा वीडियो देखा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको समझ में आएगा, लेकिन आप मेरे वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने ये सभी के सभी पॉइंट्स वीडियो में बहुत डिटेल से एनालाइज करके बताया है, एक एक चीज़ों को वहाँ समझाए हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर सीरीज सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये दोस्तों पॉलीटेक्निक में तीनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार पॉलीटेक्निक की बात कर रहे हैं, पारा मेडिकल का जिनके पास क्वेश्चन बैंक होगा आप क्वेश्चन बैंक उठा लेना, और पारा मेडिकल के क्वेश्चन बैंक में भी ये तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप आरआरबी के स्टूडेंट हैं क्वेश्चन बैंक उठा लेना, एसएससी के स्टूडेंट हैं क्वेश्चन बैंक उठा लेना। आज के 14 क्वेश्चन अगर नहीं मिले तो दोस्तों आप कमेंट में कह देना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे और आ चुके हैं, आते रहेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। देखिए दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद। चलिए दोस्तों अब प्लवन से संबंधित कुछ नियम्स हैं जिस पे आधारित 3 सवाल हैं। उत्प्लावन दोस्तों हमने आपको 2 बार पढ़ा चुके हैं और दोनों बार हम डिटेल से आपको समझा चुके हैं। कहता क्या है कि कोई वस्तु द्रव्य में डूब जाएगी, कोई वस्तु, हमने ये 3 तरह के फोटो बना देने हैं आपको। ये मैंने क्या किया यार, इसको ब्लैक से बनाओ। कोई वस्तु पूछा जा रहा है कि सर द्रव्य में डूब जाएगी, ये द्रव्य बना दो, हम तीनों में द्रव्य बना देते हैं। और क्वेश्चंस नंबर 15 कहता क्या है कि कोई वस्तु द्रव्य में पूर्ण रूप से डूब जाएगी यदि, ऑप्शन आपके सामने 1 तरह, 2 तरह, 3 तरह के आएंगे। बीच में तैरेगी यदि, ऊपर तैरेगी यदि। तीनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 तरह के आपके पास फोटो हैं, चित्र हैं, आप देखिए और आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई वस्तु द्रव्य में डूब जाएगी, बीच में तैरेगी या ऊपर तैरेगी, बीच में तैरेगी या ऊपर तैरेगी यदि W1 ग्रेटर देन W2, W1 इक्वल टू W2, W2 ग्रेटर देन W1 है ना, से W2 ज़्यादा हो जाए, या D1 से ग्रेटर देन हो, D1 ग्रेटर देन D2 इक्वल टू D2, D2 ग्रेटर देन हो जाए, दोनों केस में, ठीक है। यहाँ D1 D2 छोटा या D2 बड़ा है। आपको इसके अलावा गुरुत्व बल पूछ देगा उत्प्लावन बल से, और जहाँ बोला क्या जा रहा है कि इस वस्तु का भार क्या है W1, इस वस्तु का भार है W1 और इस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य का भार क्या है सर W2, इस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य का भार क्या है W2। और बोला जा रहा है कि वस्तु का घनत्व है D1, विस्थापित द्रव्य का घनत्व है D2। अब आपको ये सवाल बनाना है दोस्तों, अपना समय लीजिए, सोचिए। आपको ये तीनों सवाल याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा 101%। मान लो ये तीनों सवाल के आपको या तो ये ऑप्शन, या तो ये ऑप्शन, या तो ये ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। सवाल वही रहेंगे, ऑप्शन देने का तरीका बदल जाएगा। ऑप्शन में भार के आधार पे, द्रव्य घनत्व के आधार पे और बल के आधार पे आपको ऑप्शन दे देगा कि बताओ गुरुत्व बल ज़्यादा होगा उत्प्लावन बल से तो वस्तु डूबेगी क्या कि तैरेगी? अरे डूबेगी क्या कि तैरेगी? अरे बराबर हो गया, बीच में तैरेगी क्या? अरे डूबले की ना, उठले की ना, या बीचे में रहले की नहीं, पूछ देता है कभी कभी। तो आपको पूछा है ये W1, W2, D1, D2 को आधार मान के हमने आपको उत्प्लावन बल के जब बारे में पढ़ाया था, हमने क्या बोला था दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अरे यार ये क्या हो रहा है, तो देखिए हमने बोला था दोस्तों, अगर हम एक बार इस फोटो को मिटा दे थोड़ी देर के लिए तो कोई दिक्कत है क्या? ये डूब जाएगी को बाद में लिखेंगे। हमने बोला क्या सर कि इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर से एक फोर्स लग रहा है mg, जो कि गुरुत्व बल है,
और चूँकि W1 है तो हम W1G कर दे अब, क्योंकि वस्तु पे लग रहा है और इसको पानी के अंदर से एक फोर्स लग रहा है और उसका नाम है WTG। चूँकि ऊपर की ओर लग रहा है तो माइनस है, कोई मतलब नहीं है, माइनस सिर्फ साइन है, बता रहा है कि मेरा G ऊपर लग रहा है, G नीचे तो पॉजिटिव, G ऊपर तो नेगेटिव। तो W1G अगर ज़्यादा हो रहा है सर, यानी गुरुत्व बल ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, नीचे वाला सह नहीं पाया, वस्तु आके चिपक गया, तो इस केस में हमने क्या बोला था सर कि W1G अगर ज़्यादा होता है W2G से, G और G काट दो, यानी W1G, तो W1 अगर ज़्यादा है W2 से, W1 यानी कि गुरुत्व बल ज़्यादा हो, उत्प्लावन बल से डेंसिटी पे अभी आए नहीं है, तो वस्तु क्या होगा सर, डूब जाएगी। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए नंबर किसी भी कंडीशन में। अब हमने बोला कि सर कि अगर वस्तु का घनत्व की बात की जाए, हमने बोला था कि पानी जो है अगर इसका घनत्व ज़्यादा है तो यह ऊपर उत्प्लावन बल ज़्यादा लगाएगी और वस्तु तैरेगा। तो अगर ये जो है पानी का घनत्व ज़्यादा होगा वस्तु के घनत्व से तो वस्तु तैरेगी, अगर पानी का घनत्व कम होगा, वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। ये 15 का ए नंबर, 16 का बी नंबर, ये 17 का सी नंबर। अगर दोनों बराबर हो जाए सर, हमने अब यहाँ पर फिर से देख लो कि W1G बराबर हो जाए W2G के, ये G से G कट गया सर, इस पे एक फोर्स लगा, ऊपर से एक फोर्स लगा, नीचे से ऊपर से लगा ग्रेविटी फोर्स M1G या W1G मान लो, और नीचे से लगा M2G। सर जब ये दोनों बराबर हैं तो ये तो बैलेंस कर दिए ना। वीडियो के आप समझ रहे होंगे, तो नहीं समझ रहे हैं तो चलिए हम एक बार फिर से बता देते हैं। क्वेश्चंस तो सेम है, तैरेगी डूबेगी वाला है। हमने बोला क्या सर कि यह कोई गेंद है और यह गेंद को इधर से हम F न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी F न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो यह दोनों फोर्स जब बराबर है तो एक दूसरे को काउंटर करेगी और एक दूसरे को काउंटर करने के बाद क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी। बैलेंस कर देने के वजह से यह अपने जगह पे रहेगा। यहाँ भी सर ऊपर से एक फोर्स लगा, कहा कि बेटा तू डूब जा, लेकिन नीचे से उतना ही फोर्स लगा दिया और या ऊपर ना गया ना नीचे गया, बीच में जाके अटक गया। अगर हमने बोला कि अगर ऊपर से लगने वाला जो M1G फोर्स है वह कम जाए, अगर हम W1G ही मान लो, M1 मास ये होता है, W1 हर जगह लिखा है तो W1 मान लो, तो अगर W1 कम जाए और W2 ज़्यादा हो जाए, अरे आप हाथ पैर मारो ना, आप धीरे से वस्तु को रखो तो विस्थापित जल कम, अगर आप आराम से रखो विस्थापित जल थोड़ा ज़्यादा, मारो ना, हाथ मार मार के पानी उड़ा दो ना, तो विस्थापित जल क्या हो जाएगा सर, ज़्यादा, तो विस्थापित जल ज़्यादा, जी कट गया, यानी कि ऊपर वाला बल ज़्यादा कम, नीचे वाला ज़्यादा। नीचे वाला अगर ज़्यादा हो जाता है तो W1 अगर ग्रेटर देन हो गया, यानी विस्थापित जल अगर ज़्यादा हो जाता है तो नीचे वाला क्या करेगा, उठा देगा और वस्तु डूबेगी क्या, कभी नहीं डूबेगी, वस्तु तैरेगी। इसीलिए दोस्तों सी नंबर आंसर हो जाएगा 17 का। गुरुत्व बल से ज़्यादा होना चाहिए उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल ज़्यादा, यानी उत्प्लावन बल ज़्यादा तो वस्तु को ऊपर की ओर ढकेलेगा और ऊपर वाला फोर्स कम है, काउंटर कर पाएगा, उतना नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आज के क्लास में दोस्तों हम इतना ही रख रहे हैं। हम अभी और आपको उत्प्लावन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और श्यानता गुणांक हो गया, यंग मॉडुलस, ये सभी जो पढ़ा चुके हैं, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेंगे बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इतने मेहनत कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हर उस आदमी तक पहुंचाएं। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो हमने फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन बैंक उठा लेना दोस्तों, और मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर सीरीज से मिला लेना। 101% क्वेश्चन मैच करेगा तो मैच करेगा, लिख के ले लो। अगर आप पारा मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस क्वेश्चन बैंक को उठा लेना और सारे क्वेश्चंस को मिला लेना। 7-8 सीरीज हो गए, 8वां सीरीज चल रहा है, नहीं मिले तो दोस्तों नाम बदल देना। पॉलिटेक्निक वालों के लिए जल्द ही केमिस्ट्री और मैथ तो चल ही रहा है, मैथ के भी हम बहुत जल्दी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चंस लाएंगे और केमिस्ट्री के तो लाने ही वाले हैं।
पारा मेडिकल वालों, आपके लिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन आंसर सीरीज मेरा चल रहा है, जिसमें हम हर एक साल का क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व ही करा रहे हैं। साथ में आरआरबी और एसएससी से पूछे गए क्वेश्चन जो बार बार पैरामेडिकल में उठा के पूछ दिया जाता है कभी कभी, वो छोटे छोटे क्वेश्चन बारीकी से हम पढ़ा रहे हैं। वीडियो में भी बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी बता रहे हैं। दोस्तों आपको बस क्या करना है, मेहनत करना है, क्वेश्चन आंसर सीरीज को देखना है, प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चंस को बस दिमाग में रखना है। इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। अगर हम सिलेबस ख़त्म करने की ओर जा रहे हैं तो आप भी मेहनत करो, आप बस मेरे साथ बने रहो। आपका सिलेबस 101% हम कंफर्म पूरा करवाएंगे। सिलेबस तो पूरा करवा ही देंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी पूरा करवाएंगे। और अगर क्वेश्चन आंसर के सीरीज को भी किसी ने देख लिया, अगर वो आरआरबी एसएससी के अलावा जो मेरा टारगेट बैच है पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल, 101% कंफर्म निकलेगा। लिख के ले लेना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।